हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बिफोर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। यूनिवर्स की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे दोस्तों, जिसमें दो वीडियोस आपके पहले आ चुके हैं, L1 और L2। L1 में हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया था, जबकि L2 में हमने हमारे सौर परिवार सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे कौन कौन सी थ्योरीज वर्क कर रही है और कौन सबसे ज़्यादा मान है, इसके बारे में हमने बात की थी। आज L3 सीरीज में हम लोग बात करेंगे सूर्य और इसके सोलर सिस्टम की, जिसमें बात करेंगे सभी ग्रहों और उसके कितने उपग्रह हैं, उनकी क्या डिटेलिंग है, किस तरह से उनका गुरुत्वाकर्षण बल है, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ये तस्वीर आप लोगों को याद होगी अगर आपने पिछले वीडियोस देखी है। ये तस्वीर है एक नेबुला की, जहां पर तारों का जन्म होता है और संभवतः तारों के साथ ही आपकी नेबुलर थ्योरी में तारों के साथ ही हमारे सौरमंडल का भी निर्माण हुआ था। जो कि आप इस तस्वीर में हमने आपको दिखाया था कि जिस तरह से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले सूरज का जन्म हुआ था, और साथ ही साथ उसी के साथ ऐसा माना जाता है कि हमारी पूरी सौरमंडल इस तरह से बनते गई और धीरे धीरे आज के समय इस रूप में हमारे सामने उपस्थित है, और इसी का हम एक हिस्सा है। फिर हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि नेबुला में किस तरह से तारे का जन्म होता है, तारे कितने प्रकार के होते हैं और उनका अंत किस तरह से होता है, इस चीज़ को भी हमने देखा था। फिर आज के समय में हम लोग देखेंगे आपकी सोलर सिस्टम की पूरी डिटेलिंग। यहाँ पर 3-4 चीज़ें आपको पहले ही बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, पूरे सोलर सिस्टम में एक हमारा सूरज है, जो कि एक तारा है। बाकी यहाँ पर आपके ग्रहों की संख्या वर्तमान समय में 8 है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर ये जो 2 पट्टी आप देख रहे हो, ये 2 बेल्ट है दोस्तों। अब ये आपके द्वारा पहनने जाने वाला बेल्ट नहीं है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों के छोटे-छोटे पिंड हैं जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो हमारा बेल्ट पाया जाता है, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है? तो याद रखिएगा कि एस्टेरॉयड बेल्ट अगर आपसे पूछते हैं कि कहाँ पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। इसको हिंदी में क्षुद्रग्रह पेटी भी बोलते हैं, क्षुद्रग्रह। तो क्षुद्रग्रह आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाएगा। एक दूसरा ऐसा ही आपको एक देखिए, छोटे-छोटे पत्थरों के पिंड आपको यहाँ दिखेंगे, जो आपके नेपच्यून और संभवतः प्लूटो के बाद थे, और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। तो याद रखिएगा, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अंतिम सीमा है दोस्तों। इसके बाद हमारी सोलर सिस्टम खत्म हो जाती है, और इसके बाद जो हमारा अंतरिक्ष है उसको हम लोग बोलते हैं डीप यूनिवर्स। ठीक है? ये चीज़ें आप थोड़ी-सी याद रखिएगा। अभी देखिए, यहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम में है क्या-क्या, तो यहाँ पर हमको आमतौर पे 5 तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो हमारा सूरज, जो कि एक तारा है। तारों का क्या होता है? अपना खुद का प्रकाश होता है। तो याद रखिएगा कि तारे दीप्त होते हैं, इनका खुद अपना प्रकाश होता है। तो सोलर सिस्टम में एक तारा है जिसमें हम लोग इसका नाम देते हैं सूरज। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पर जो है इसके बहुत सारे उपग्रह भी हैं, सॉरी बहुत सारे इसके ग्रह भी हैं जो इसके चक्कर लगा रहे हैं। वर्तमान समय में इसकी संख्या जो है बदली है दोस्तों। और उसके बाद देखिए, तो हमारा इसमें सोलर सिस्टम में आता है नेचुरल मून, यानी प्राकृतिक रूप से हमारे जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, उसकी बात करेंगे, क्योंकि मानव ने भी बहुत सारे, लगभग आज के समय में 4000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट तो हमने सिर्फ अर्थ के आसपास छोड़ रखी है। इसके अलावा हम लोग मंगलयान, मंगल मिशन, क्यूरियोसिटी, बहुत सारे दो दूसरे दूसरे हम लोग एक्सपेडिशन भी करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे नेचुरल मून की, प्राकृतिक रूप से जो उपग्रह मौजूद है उसकी। फिर देखिए, एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो अभी हमने बताया मंगल और बृहस्पति के बीच है, ये आपका एक हिस्सा है सौरमंडल का। और उसके बाद कुपर बेल्ट, जो आपकी लगभग नेपच्यून और प्लूटो के बाद जो आपने पत्थर का यहाँ पर देखा था, उसको हम लोग क्यूपर बेल्ट बेल्ट बोलते हैं। आमतौर पे हमारा यही सौरमंडल के 5 हिस्से हैं, जिसमें हम लोग क्यूपर बेल्ट और बाकी चीज़ों में धूल कणों को भी सम्मिलित करेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, एक छोटी-सी झाँकी के रूप में, कि किस तरह से हमारा सौरमंडल है और इसके किस तरह से आपके वर्तमान समय के 8 उपग्रह के बारे में बात की गई है। यहाँ पर देखिए, सोलर सिस्टम की डिटेलिंग दी गई है। सबसे पहले तो आपको इस तस्वीर पे दिखाना चाहूँगा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ना, ये आपकी ग्रीक और रोमन भाषा में इसका सिंबल है। जो ग्रीक और रोमन भाषा में जो अलग-अलग देवता थे ना, उनकी अलग-अलग पहचान है। अगर आप नॉर्मल रूप से भी देखो, तो ये जो आपकी तस्वीर है, ये जो आपका साइन है, ये फीमेल के लिए यूज़ होता है, और जो आपकी ये वाली जो साइन है, ये आम तौर पे मेल के लिए यूज़ होता है। तो याद रखिएगा कि मेल और फीमेल के लिए भी आम समय में भी हम लोग इस तरह के साइन को यूज़ करते हैं। अब वहाँ पर चूँकि देवताओं का अलग-अलग नाम दिया गया था, इसलिए उनके साइन यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। अब बात करें सूरज की, तो सूरज का देखिए, आपको बहुत कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप यहाँ पे इसकी डिटेलिंग देख सकते हो वीडियो को रोक करके, कि आपको यहाँ पे क्या-क्या है। आपको बस ध्यान याद देना है कि सूरज का जो मास है, ये आपका 2 गुने 10 पावर 30 किलोग्राम है, यानी पूरे सौरमंडल का लगभग 99.9% जो हिस्सा है, वो सूरज के पास है। ठीक है? बाकी सब मिल करके आपका 0.01% हिस्सा जो है, यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी 99% हमारा सूरज के पास है।
एक जो और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो आप देखिए यहाँ पर, जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, ये अब ध्यान दीजिएगा डेंसिटी को, एवरेज डेंसिटी। यहाँ पर देखिए सूरज 1.41, ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका लगभग 1.41 ग्राम। यहाँ देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का जो आप डेंसिटी देखिए तो ये आपका लगभग 5.43, 5.25, 5.51 और 3.95, ये आपकी 4 है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखो तो आपका 1.32, 0.69, 1.27 और 1.46 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों? तो देखिए शुरुआत के जो 4 आपके ग्रह हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और इनका निर्माण हम लोग का हुआ है पत्थर से। तो पत्थर हमेशा से भारी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए इन चारों का जो घनत्व है, बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल का, ये चारों के घनत्व क्या होंगे? भारी होंगे आपकी बाकियों की अपेक्षा। सूरज और बाकी ग्रहों की अपेक्षा इनके घनत्व भारी होंगे। बाकी जो है आपके गैस और बर्फ के बने हुए हैं, तो इस कारण से उनका जो घनत्व होता है वो हल्का होता है। फिर आगे एक चीज़ देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो सूरज की बात हो रही है, तो सूरज आपका यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सोलर फ्लेयर के बारे में, कि सूरज से क्या होता है, टाइम टू टाइम पे बहुत सारे ऐसी तरंगे निकलती रहती है, जिसमें हमने टाइडल थ्योरी में बात भी की थी कि शायद संभवतः इसके कारण भी हमारे सौरमंडल का निर्माण हो सकता है, ऐसी भी बातें की गई। अब सूरज के कितने हिस्से हैं दोस्तों, तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि सूरज में आप आमतौर पर बहुत सारे आपको हिस्से दिख जाएंगे। एक यहाँ पर देखिए प्रोमिनेंस, ये जो सूरज से अलग हो गया, यहाँ पर इसकी जो प्लाज्मा है, जो आगे जाके ठंडा हो जाएगा और चौदह ग्रह ग्रह जिस आकार का ये होगा, उस हिसाब से यहाँ पर वो एक रूप ले लेगा, और वो सूरज की परिक्रमा करना शुरू कर देगा। ये कोरोना होल के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कोरोना क्या होता है दोस्तों, जब आपका सूर्य ग्रहण संभवतः लगता है, तो उस समय में आपको पूरी का पूरा सूरज जो है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आपकी पूरी सूरज ढक जाती है पृथ्वी से, लेकिन आपका जो कोरोना है वही हिस्सा आपको दिखता है। तो क्वेश्चंस आपके कभी-कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूरज का कौन-सा हिस्सा हमको दिखता है, तो याद रखिएगा वो आपका कोरोना दिखता है। ये 2020 वाली कोरोना महामारी नहीं है दोस्तों, ये कोरोना उसके हिस्से को बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर इसके क्रोमोस्फेयर है, फिर यहाँ पर आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये फ्लेयर है, यानी वहाँ से तरंगे निकलेंगी इस तरह की, वहाँ से इस तरह से आपका प्लाज़्मा निकलते जाएगा। जिस तरह से आपके चेहरे पे भी बहुत सारे दाग और पिंपल्स होते हैं, उस तरह से सूरज में भी दाग है, चाँद में भी दाग है। तो आज के टाइम में कोई भी परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर भी आप देखिए सूरज में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ का तापमान जो है ना, बाकी हिस्सों के मुकाबले काफ़ी कम होता है। यानी बाकी हिस्से बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ये हिस्सा थोड़ा-सा कम गर्म होता है, इसलिए इसका जो कलर होता है वो लगभग ब्लैक होता है। इसलिए इस हिस्से को बोलते हैं सन स्पॉट। ठीक है, ये आपने ऐड वगैरह में भी देखा होगा सनस्क्रीन वगैरह के। फिर ये देखिए फोटोस्फीयर है, यानी प्रकाश मंडल है, इसी से आपकी प्रकाश जो है निकलती है। बाकी ये जो उसके आंतरिक हिस्से हैं, सब सरफेस फ्लो जिसको बोलते हो, यहाँ देखिए रेडिएटिव ज़ोन है, कन्वेंशन ज़ोन है, कन्वेक्शन ज़ोन है, और ये आपका कोर है, जहाँ पर आपकी पूरी की पूरी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चल रही है, जिसमें 2 ही हाइड्रोजन जो है, 2 हाइड्रोजन नाभिक मिल कर के क्या बनाएँगे, एक हीलियम नाभिक बनाएँगे और बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण करेंगे। ये हमारा सौरमंडल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बाकी चीज़ें तो मैंने बता दी, बस एक चीज़ को आपको नोटिस कराना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़, कोई भी ग्रह 2 तरह से गति कर रहा है। एक तो ये खुद अपने चारों तरफ घूम रहा है, जैसे आपने लट्टू को कभी घूमते हुए देखा होगा, और दूसरा ये सूरज के चारों तरफ आपका इस तरह से घूम रहा है। तो 2 तरह की यहाँ पर आपकी गति हो रही है। एक आपका इस तरह से खुद पे घूमना, और जिसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं आपका रोटेशन। जब खुद पे घूमते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन, जिसके कारण आपकी दिन और रात होती है। यानी जो हिस्सा हमारा सूरज के सामने होगा उसमें दिन होगा, जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पर रात होगी। और दूसरा हिस्सा है जो हम लोग सूरज के चारों तरफ ऐसे इस तरह से घूम रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन, परिक्रमा। तो उसके कारण क्या होता है, सॉरी, मौसम बदलते हैं और आपका साल बदलता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन, यानी आपका घूर्णन और परिक्रमा। घूर्णन के कारण आपका क्या होगा, दिन और रात होगा, यानी खुद पे जब ये घूमेगा तो दिन और रात होगा। जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक बार खुद पे घूम लेती है, तो हमारा 24 घंटे में दिन और रात हो जाता है। 365 दिन में हमारी पृथ्वी एक बार सूरज का चक्कर लगा देती है, तो लगभग 365 दिन, 6 घंटे 24 मिनट के आसपास का वो टाइम है दोस्तों, तो लगभग उसमें हमारा 1 साल हो जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो पास के ग्रह है वो बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, यानी उनकी जो गति है परिक्रमा की, परिक्रमा की बोल रहा हूँ दोस्तों, घूर्णन की नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सूरज के चारों तरफ घूमने की जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो आपके दूर के हैं, जैसे आप यहाँ देखो नेपच्यून और प्लूटो को, ये आपका नेपच्यून हो गया और ये आपका यूरेनस हो गया। प्लूटो तो यहाँ पर है भी नहीं। तो उस परिस्थिति में देखिए इनकी जो आपकी स्पीड है वो काफ़ी कम है। इसके 2 रीज़न है, एक तो इनके परिक्रमा
पथ काफ़ी बड़े हैं और दूसरा इनका जो सूरज से दूरी भी एक मैटर करती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखिए तो देखिए 2006 से पहले ना हमारे पास 9 ग्रह थे, यानी सूरज सौरमंडल में 9 उसके ग्रह के हुआ करते थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आपकी शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण और प्लूटो। लेकिन 2006 में क्या हुआ ना कि एक सम्मेलन हुआ था प्राग। प्राग यूरोप में एक देश है, चेक रिपब्लिक में, उसकी राजधानी है प्राग। तो प्राग में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ, उसमें उन लोगों ने प्लूटो को हटा दिया। इसके 2-3 रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये हुआ कि आपका सूरज से इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण यहाँ से पृथ्वी से ऑब्जर्व करने में ये काफ़ी ज़्यादा छोटा दिखता था और उस कारण से वैज्ञानिकों को लगा कि ये शायद ग्रहों का जो एक स्पेसिफिक आकार है, उस कैटेगरी को मैच नहीं करता। दूसरा इसका एक आप कह सकते हो कि इसका एक समस्या क्या थी कि ये थोड़ा-सा बेवड़ेपंती दिखाता था। बेवड़ापंती कहने का मतलब है कि ये कभी-कभी ना अपनी परिक्रमा पथ को छोड़ कर के नेपच्यून और यूरेनस के परिक्रमा पथ को कट कर जाता था। यानी ओवरराइड कर जाता था। कभी-कभी ये घूमते-घूमते दूसरे वाले में भी पहुँच जाता था। तो उस कारण से क्या होता था कि मान लो कि यहाँ पे ये आपका प्लूटो है और ये घूमते-घूमते इस तरह से चक्कर लगा रहा है कि कभी वो इसके बीच से गुज़र जा रहा है, कभी वो यूरेनस के बीच से गुज़र जा रहा है। तो इस कारण से इसको बोला गया कि चूँकि इसका एक परिक्रमा पथ फिक्स नहीं है, इस कारण से भी इसको हटाया जाएगा। और दूसरा इसका तीसरा एक रीज़न ये था कि इस यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम जाती थी, यानी आप कह सकते हैं एक छोटी से दीपक की तरह। प्लूटो से अगर आप सूरज को देखो तो एक दीपक की तरह वो दिखता था, यानी यहाँ पे एक पार्टिकुलर रोशनी नहीं पहुँच पाती थी। तो इस कारण से इसको एक ग्रह की श्रेणी से हटा करके इसको बना दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट, यानी बौना ग्रह। बौना ग्रह क्योंकि सूर्य से पृथ्वी से देखने पे या फिर बाकी जो डाटा ऑब्जर्व हुए थे उसके आधार पर ये बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं, वैज्ञानिकों ने 2019 के लास्ट में ये माना कि चूँकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है प्लूटो की, इस कारण से वो बहुत छोटा दिख रहा है, वास्तव में उसका आकार ठीक-ठाक है। अभी के टाइम में हमारे पास 8 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, आपकी फिर यहाँ पर देखिए मंगल, फिर आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये आपके 8 हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अभी देखिए यहाँ पर इनके नामकरण कैसे हुए? तो इनके नामकरण हमारे हिंदी में हिंदी वाले देवता के नाम पे होता है और बाकी आपके रोमन और ग्रीक जो देवता थे उनके नाम पे हुआ है। तो देखिए यहाँ पर रोमन में जुपिटर, जूनो, वीनस, मार्स, अपोलो, मरकरी, इस तरह से आप इंग्लिश नेम जो देखोगे कहीं न कहीं वो आपकी रोमन से मैच करते हैं। ग्रीक भाषा में इनको अलग-अलग देवताओं के नाम पे ही हमने दिया है। जैसे जो हमारा बृहस्पति है, एक आपको मैं एग्ज़ाम्पल बस दे रहा हूँ कि बृहस्पति हमारा रोमन में इसको जुपिटर बोला गया, जो आप इंग्लिश में भी देखते हो। इसको ग्रीक को भाषा में बोलते हैं ज़्यूस, यानी फादर ऑफ गॉड, देवताओं के पिता। जैसे हमारे हिंदू धर्म में देवताओं के पिता बोला जाता है आमतौर पे ब्रह्मा को, तो उस तरह से हमारे ज़्यूस को। उसी ढंग से देखिए अपोलो, यानी सूरज को यहाँ पर बोला गया अपोलो और अपोलो को बोला गया गॉड ऑफ द सन, म्यूज़िक एंड आपकी आर्चरी। उसी ढंग से ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है वीनस, शुक्र, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि शुक्र को कौन सी देवी के नाम पे रखा गया, तो ये आपकी सुंदरता की देवी हैं। आगे जब तस्वीर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको सुंदरता का नाम दिया गया है। उसी ढंग से अलग-अलग आपके नाम दिए गए हैं। हमारे संस्कृत में भी देखिए इनके अलग-अलग नाम है, सूर्य, चंद्र, मंगल, फिर आपके बुध, गुरु, शुक्र, ऐसे। फिर उसी ढंग से हमारे प्लैनेट के नेम भी हैं, शनि, अरुण, वरुण, यम। तो आप इस चीज़ को चाहो तो देख सकते हो। कलर भी आपको दिखाया गया कि जब यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ निकलेगी, तो किस तरह से आपका वो कलर आपको दिखेगा अंतरिक्ष में। तो वो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। फिर अब देखिए बात करते हैं पहले ग्रह की। पहला ग्रह हो गया आपका मरकरी यानी बुध। बुध आकार में देखिए ये सबसे छोटा है और सबसे पास भी। तो उसके कारण से चूँकि ये सबसे छोटा है और सबसे पास है तो इसकी परिक्रमा का पथ बहुत ही छोटी है। इस कारण से ये जो है ना बहुत ही जल्दी चक्कर लगा देता है। यानी ये बोलता है कि लगभग हमारा जो अ, इसका एक तो देखिए डायमीटर ये बहुत छोटा है, लगभग आपका 4879 किलोमीटर, यानी 5000 के आसपास इसकी आप एवरेज देख सकते हो डिस्टेंस, इस एंड से इस एंड तक लगभग ये 5000 किलोमीटर का है। उसके बाद देखिए इसकी स्पिनिंग ऑर्बिट जो है यानी रोटेशन जो है 3 टाइम्स ऑफ एवरी 2 रिवोल्यूशन, यानी कि जब ये सूर्य का 2 चक्कर लगाता है तो उतने में ये अपने खुद का 3 चक्कर लगा लेता है, यानी इसकी घूर्णन स्पीड जो है वो क्या है, कम है। उस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर देखिए जो बुध पे एक दिन है वो लगभग पृथ्वी के 59 दिन के बराबर है, क्योंकि ये भाई साहब बहुत धीरे-धीरे खुद पे बहुत धीरे-धीरे घूमता है। सूरज का चक्कर तो ठीक-ठाक जल्दी लगा लेगा क्योंकि इसका परिक्रमा पथ काफ़ी छोटा है। अब यहाँ पर वायुमंडल है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर बहुत कम मात्रा में वायुमंडल पाया जाता है, जिसमें आपकी हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और सोडियम है, यानी थोड़ी बहुत मात्रा में तो है। अब बात करें इसके गुरुत्वाकर्षण की, तो कितना गुरुत्वाकर्षण होगा? तो बोल रहा है कि अगर आप पृथ्वी पे 10 फीट जो है ऊपर जंप कर पाते हो, तो आप अगर मरकरी पे जंप करो तो ये लगभग आपका 26 फीट जाएगा, यानी ये आपके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 38 से 40% हिस्सा है।
अब इसकी सरफेस कैसी है, तो सरफेस टेम्परेचर देखिए आपका दिन में लगभग बोलता है कि लगभग 450 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, यानी इतना हाई टेम्परेचर कि यहाँ पर लाइफ जो है कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फिर देखिए यहाँ पर लिक्विड आयरन कोर है, यानी इसका जो केंद्र है, कोरोड है, वो आपका लिक्विड आयरन का बना हुआ है, जिसके कारण ये जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हो कि डेंस है, यानी सबसे ज़्यादा घना आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका ग्रह है। उसके बाद अगर उपग्रहों की बात करें तो इसके कोई भी उपग्रह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा शुक्र, इसकी सुंदरता ही आप देख सकते हो दोस्तों, इस कारण से इसको सुंदरता की देवी बोला गया। ये इसको हम लोग बोलते हैं भोर का तारा, सांझ का तारा, क्योंकि ये इतना गर्म है दोस्तों कि आपका सॉरी कि आपका शाम में और सुबह में हमको काफ़ी लेट तक हमको दिखाई देता है। इस कारण से हम लोग इसको भोर का तारा, शाम का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आप देख लो तो लगभग आपको बोलता है कि सिर्फ थोड़ा बहुत ये छोटा है पृथ्वी से, बाकी इसकी जो बनावट है, संरचना है, ये लगभग पृथ्वी की जैसी है। जैसे हमारा जो क्रोड है वो आपका ठोस है, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। जैसे हमारे पास वायुमंडल है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें बनावट कुछ अंतर है। बोल रहा है कि जो शुक्र के पास जो वायुमंडल है वो आपका थिक है, यानी काफ़ी घना है, लेकिन इसमें है क्या, इसमें लगभग 97% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी आपको पता है, तो जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, वो रेडिएशन को, उष्मा को अब्जॉर्ब करते हैं, और अब्जॉर्ब जब ये करेंगे तो उस जगह के टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अपने क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। उस कारण से देखिए कि जो आपका शुक्र का वायुमंडल है वहाँ पर काफ़ी एक तो घना है, और दूसरा उसके कारण इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो जाता है कि वायुमंडल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण ये पूरे वायुमंडल का, सॉरी, पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और इस कारण से ये लगभग तारों की तरह चमकता है। अब बात करें ग्रेविटी की, तो कितना, तो देखिए हमारे पृथ्वी से थोड़ा ज़्यादा है, सॉरी मतलब थोड़ा कम खिंचाव है, जिसके कारण आप यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा उछल सकते हो। अगर आप पृथ्वी पे 10 फीट उछलोगे तो आप शुक्र पे जाओ तो वहाँ पर लगभग आप 11 फीट उछल सकते हो। फिर टेम्परेचर की बात करें, ये भी लगभग 465, यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है आपको यहीं देखने को मिलेगी। दूसरी समस्या यहाँ क्या है, यहाँ पर लगभग 220 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर आवर, यानी 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लगभग जो है यहाँ पर हवाएं भी चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखिएगा। उसके बाद हमने बात कर ही ली कि ये आकार में, घनत्व में लगभग पृथ्वी के जैसा है, इसलिए हम लोग इसको जुड़वा बहन भी बोलते हैं। इसको खुली आंखों से आप देख भी सकते हो। बात करें हमारे पृथ्वी की, नील ग्रह, हमारा जीवनदायिनी ग्रह जो है, तो इसके बारे में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा जानकारी तो है कि ये 24 घंटे में एक बार घूम लेता है, 365 दिन 6 घंटे 24 मिनट में एक बार सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो इसके बारे में हम लोग उतनी डिटेलिंग नहीं करेंगे, आगे वाले में करते रहेंगे हम लोग इसके। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि बाकी ग्रह जो है आपकी पश्चिम से पूरब, यानी आप देख लो तो पश्चिम से पूरब की कैसा होगा, घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी बाकी ग्रह आपकी घड़ी की उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है, ये आपका क्या है, घड़ी की दिशा में, यानी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की उल्टी दिशा में आपका चक्कर लगाता है। तो ये आपका शुक्र है। इसी कारण से आप देखिए कि हमारा जो शुक्र है हमको अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है। हमको शाम में वो दिखेगा पश्चिम में, और सुबह में दिखता है वो पूरब में, क्योंकि उसकी जो आपकी परिक्रमा की डायरेक्शन है वो हमसे अलग है। वो घड़ी की दिशा ही, यानी पूरब से पश्चिम है। बाकी जितने भी ग्रह हैं आमतौर पे वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। अब यहाँ पर उसकी एक इंक्लिनेशन भी दिखाई गई है कि कौन अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है। तो देखिए मरकरी सबसे कम है, ये लगभग बिल्कुल 90 के आसपास है, तो ये बहुत ही कम झुका हुआ है। यहाँ पर वीनस, ये आपका 177 डिग्री झुका हुआ है। उसके बाद फिर देखिए, मतलब ये बिल्कुल एक तरह से कह लो तो ये अपोजिट हो गया है। इसका नॉर्थ पोल इधर ना होकर के आपका इस साइड में दिखेगा। पृथ्वी लगभग 23 डिग्री झुकी हुई है, मार्स आपका लगभग 25 है, जुपिटर लगभग 3 डिग्री है, सैटर्न 27 है, अरुण ये देखिए भाई साहब को, तो ये लगभग 98 डिग्री झुके हुए हैं। इस कारण से इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, स्लीपिंग प्लैनेट, कि ये भाई साहब सोते सोते चक्कर लगाते हैं। उसके बाद नेपच्यून, वरुण की बात करें तो ये आपका लगभग 30 डिग्री है, और प्लूटो अगर होता तो ये 120 डिग्री है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपकी क्या-क्या चीज़ें हैं, तो एक और चीज़ मैं आपको एडिशनल बताना चाहूँगा कि अगर हम सूरज से, सॉरी पृथ्वी से रोशनी को भेजें, और रोशनी किस स्पीड से, प्रकाश के स्पीड से भेजेंगे, यानी 3 लाख मीटर पर सेकंड से, तो किस पे जाने में कितना टाइम लगेगा? सूरज से देखिए 8.32 लाइट मिनट, यानी लगभग 8.5 मिनट का टाइम लगेगा। आपके बुध पे 5 मिनट के आसपास, शुक्र पे 2 मिनट के आसपास, चंद्रमा पे आपका 1.5 मिनट के आसपास, मंगल पे लगभग 4.5, आपकी बृहस्पति पे 34.5, उस तरह से आपका। फिर घंटे में आ जाओ, क्योंकि दूरी बढ़ती जाएगी, तो शनि पे लगभग आपका 1.25 घंटा के आसपास, अरुण पे आपका लगभग
पौने 3 घंटे या 2.5 घंटे के आसपास मान लो, और फिर वरुण पे आपका 4 घंटे के आसपास, और प्लूटो वगैरह पे आपका थोड़ा इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका मिनट या आवर की बात हो रही है, ये लाइट की स्पीड से हो रही है, यानी अगर उस रोशनी को बिना किसी रोक के लाइट के स्पीड से भेजेंगे तब ये इतना टाइम लगेगा। फिर बात करें पृथ्वी की आपकी बनावट की, तो यहाँ पर हमने देखा था एटमॉस्फेयर आपकी, फिर लिथोस्फेयर, ये अलग हम लोग बात करेंगे। बनावट की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की आपकी संरचना है, क्रस्ट, मेंटल कोर। आप इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो। ये हमारा इनर कोर है जो लगभग आपका सॉलिड है, जो निकल और फेरस का बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको निफे भी बोलते हैं। मेंटल को हम लोग सीमा में बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा है। क्रस्ट जो हमारा है भूप्रपट्टी, यहाँ पर ऐसे तो अगर आपसे पूछे कि भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है सिलिकॉन। लेकिन अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह है आपका ऑक्सीजन। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। फिर आप बात करें मार्स की, तो ये आपका देखिए मार्स जो है इसको युद्ध का देवता भी बोलते हैं आपकी ग्रीको भाषा में। ये थोड़ा-सा आपका रेडिश है दोस्तों। रेडिश क्यों है? ये गर्म नहीं है। इसका कारण क्या है कि इसकी जितनी भी मिट्टी है, वो आपकी जंग लग गई है। जंग यानी यहाँ पर फेरस ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण इसकी मिट्टी जो है हमको लाल दिखती है। और यहाँ पर इसके उपग्रहों की संख्या अगर बात करें तो एक आपको चीज़ें बता दूँ कि बुध और शुक्र का कोई आपका उपग्रह नहीं था। पृथ्वी के आपकी एक उपग्रह है चंदा मामा, और यहाँ पर इसके आपके 2 उपग्रह देखने को मिलेंगे, फेबोस और डिमोस। ठीक है? यहाँ पर देखिए जो आपकी सॉरी पर्वत और यहाँ पे जो ज्वालामुखी है, ये संभवतः माना जाता है कि सौरमंडल के सबसे बड़े पर्वत और सबसे बड़े ज्वालामुखी जो है मंगल पे पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा। ये माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3-4 गुना बड़े हैं, यहाँ के जो माउंट ओलंपिया वगैरह हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि सौरमंडल का अगर सबसे ऊँचा पर्वत पूछ ले या सबसे बड़ी ज्वालामुखी पूछ ले, तो वो मंगल पे है। ठीक है। अगर वायुमंडल की बात करें तो यहाँ पर क्यों हमारी धरती के जो वैज्ञानिक है इतना प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों पे, तो देखिए वायुमंडल के बारे में बात करें तो यहाँ पर वायुमंडल है लगभग 96% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड, 2% के आसपास आपका नाइट्रोजन है, 1.6 आर्गन है, फिर आपका थोड़ी सी ऑक्सीजन है और थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड है। ग्रेविटी की बात करें तो पृथ्वी से काफ़ी कम है। इस कारण से जैसे यहाँ पर आप पृथ्वी पे 10 फीट उछलते हो, यहाँ पर लगभग आप 27 फीट उछल जाओगे। फिर टेम्परेचर की बात करें तो ये -55 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, क्योंकि सूरज से काफ़ी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए इसका जो कोर है ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी दूध के जैसा है। फिर यहाँ पर भी क्रस्ट मेंटल दिख रहा है, और आपको इन लगभग बाहरी बनावट जो है वो हमारी पृथ्वी के जैसी है। ठीक है। और ये आपका बात करें तो थोड़ा सा आपकी पृथ्वी से लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, यानी कह सकते हो 60% के आसपास है। जुपिटर, ये देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, यानी इसको एक तरह से बृहस्पति देव भी बोलते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता भी है इस ग्रह की। ये एक जायंट प्लैनेट है, यानी कि बहुत बड़ा ग्रह है। इसमें आमतौर पे बोला जाता है कि लगभग 1200 पृथ्वी के आसपास आप इसमें आराम से समा सकते हो। और चूंकि ये गैस का है दोस्तों, तो अगर आप इसमें गिरोगे तो आपको चोटें में भी संभवतः ना लगे, लेकिन आप इसके बनावट के कारण मर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। यहाँ के वायुमंडल में आपको हाइड्रोजन और हीलियम की ही सबसे ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपकी रिंग टाइप की, ये रिंग नहीं है दोस्तों। ये वास्तव में क्या है कि आपका डस्ट ग्रेन है, यानी धूल की जो आंधी चलती है। यहाँ पर धूल की बहुत ज़्यादा आंधी चलती है, जिसके कारण ये देखिए यहाँ पर क्या है कि इस तरह की यहाँ पे संरचना दिखती है। अब ग्रेविटी की बात करें तो लगभग बोलता है कि हमारा पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है, यानी पृथ्वी पे अगर किसी चीज़ का वजन आपका 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पर लगभग आपको वो 2.5 किलोग्राम के आसपास आपके बृहस्पति पे पता चलेगा। अब यहाँ पर भी देखिए इसका कोर है तो मेटल कोर है, यानी जमा हुआ है। और बात करें इसके आकार की, तो ये लगभग पृथ्वी से कितना गुना, 11 गुना बड़ा है। अब एक चीज़ जिसके बारे में आप समझिएगा कि बृहस्पति में और शनि में हमेशा उपग्रहों को लेकर के जंग चलते रहती है, किसके पास ज़्यादा किसके पास ज़्यादा। वर्तमान समय की बात करें तो बृहस्पति के पास आपके 79 यानी 79 उपग्रह है, जबकि आपके शनि के पास जो है वर्तमान समय में आपकी 82 उपग्रह है। अब इसमें आने वाले समय में चूंकि नए नए खोज होते रहते हैं, तो संभवतः चेंजेस हो सकती हैं। एक जगह मैंने पढ़ा भी था कि लगभग बृहस्पति के 88 हो चुके हैं। फिलहाल आप शनि के सबसे ज़्यादा मानोगे 82, और बृहस्पति के मानोगे आप 79। शनि, ये देखिए ये रिंग पहने हुए, रिंग का छल्ला पहना हुआ आपका ग्रह है। ये लास्ट ग्रह है आपका, अंतिम आपकी ग्रह है जिसको आप खुली आंखों से देख पाओगे। इसके बाद के जो ग्रह हैं वो आपको खुली आंखों से नहीं दिखेंगे, यानी इसके पहले वाले आपको खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ये सौरमंडल का दूरी के हिसाब से छठा और आकार के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होगा। और इसकी बनावट देख लें तो देखिए यहाँ पर भी आपको एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम ही है।
ग्रेविटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा आपकी पृथ्वी से ज़्यादा है, जिसके कारण अगर आप पृथ्वी पे 10 फीट उछलते हो तो यहाँ पर लगभग साढ़े 9 फीट में ही आप अटक जाओगे। इसके पास देखिए हमने पहले ही बोला था कि वाटर आइस चंक का और बाकी चीज़ों का गैस का यहाँ पर क्या है रिंग है जो आपकी चीज़ें क्या होती है घटते बढ़ते रहती है। अधिकतम इसकी रिंग की संख्या 9 देखी गई है और कम से कम इसकी रिंग की संख्या जो है 5 देखी गई है। इसके पास वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह है। लेकिन एक चीज़ अगर आपसे पूछ दें कि आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन-सा है? तो आप याद रखिएगा वो है गैनीमेड यानी बृहस्पति का उपग्रह है। जो आपका शनि का एक उपग्रह है टाइटन ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस होता है क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है आपके पूरे सौरमंडल का, जो लगभग पृथ्वी से 2 गुने के आस-पास है। अब बात करें अरुण की लेटा हुआ ग्रह, मैंने पहले ही बात किया कि यहाँ पर देखिए क्या है, इसकी और नेपच्यून की बनावट लगभग सेम है। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की उपस्थिति पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि इसके पास हल्के रिंग है। इस कारण से ये देखिए आपको इसका कलर थोड़ा-सा आपका सियान कलर में है, जबकि आपका नेपच्यून थोड़ा-सा डार्किश ब्लू आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने पहले ही बोला कि ये लगभग 92 डिग्री इंक्लिनेशन है, या इसका इस कारण से ये बिल्कुल लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा इसको दी गई है। ये ब्लू ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर मीथेन की उपस्थिति देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर देखिए टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दूरी तो बहुत है, तो उस हिसाब से टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन चूँकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मीथेन की उपस्थिति है और मीथेन एक क्या है? जीएचसी है, ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी क्या करेगा? गर्मी को होल्ड करेगा। इस कारण से ये आपका यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। आकार की बात करें तो ये लगभग बृहस्पति और शनि के बाद ये तीसरा बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या वर्तमान समय में 21 या 24 दिखाई गई है दोस्तों। कहीं 21 है, कहीं 24 है। यहाँ पर भी आपकी हवाएँ बहुत तेज़ चलती है, लगभग आपका 450 मीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलती है। ये आप देखिए हबल टेलीस्कोप से यहाँ पर इसकी तस्वीरें खींची गई है कुछ इस तरह की। नेपच्यून वर्तमान समय में सौरमंडल का अंतिम ग्रह है दोस्तों, और ये भी देखिए इसकी बनावट तो लगभग आपके यूरेनस के जैसे ही 20% हाइड्रोजन, 19 हीलियम और बाकी आपकी अमोनिया और वाटर है। यहाँ पर आप देखिए इसको सबसे पहले खोजा गया था 1846 में, और अभी इसकी परिक्रमा करने में लगभग सूरज की परिक्रमा करने में लगभग 165 साल के आसपास लगते हैं। इसकी तस्वीरें जो खींची गई है ये वॉयेजर 2 जो हमारा जिसको हमने 1989 में भेजा था उसने यहाँ पर जो है इसको खोजा है। तो इसके बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके लगभग उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 9 से 14 के बीच में दिखाई गई है। अगर बात करें ग्रेविटी की तो थोड़ी-सी पृथ्वी से ज़्यादा है। यहाँ पर पृथ्वी पे अगर आप 10 फीट उछलते हो तो यहाँ पर आपका लगभग साढ़े 8 फीट ही आप उछल पाओगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सोलर सिस्टम में सबसे तेज़ जो आपकी हवाएँ चलती है, ये याद रखिएगा कि सौरमंडल का सबसे तेज़ जो आपकी आंधी चलती है वो इसी ग्रह पे चलती है, लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। इसका जो आपका कोर है, क्रोड है, आंतरिक हिस्सा है, ये आपका रॉक और आइस का बना हुआ है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करें तो गॉड ऑफ सी के नाम पे इसका नाम रखा गया वरुण। आपको पता होगा हमारे शास्त्र में भी वरुण आपके समुद्र और नियम के देवता थे। ये आपके ब्लू कलर में दिखेगा और आपका बहुत ज़्यादा ये चूँकि दूरी पे है तो ये बहुत ज़्यादा आपका चमकता भी नहीं है और आपकी खुली आँखों से अरुण वरुण दिखेंगे भी नहीं। हमने ये पहले बात की, आकार में ये आपका चौथा सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी हवाएँ चलेंगी। अब बात करें मून की, तो देखिए मून यानी चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह। यहाँ पर 1969 में जो आपकी अपोलो मिशन था उसके द्वारा यहाँ पर वैज्ञानिक सबसे पहले पहुँचे थे और सबसे पहले जो नील आर्मस्ट्रांग है ये उनके कदम है दोस्तों। यहाँ पर आप फ्लैग भी देख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अगर बात करें आपकी इसकी बनावट की, तो इसको देखिए क्या है, आपकी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर आपकी ग्रेविटी कम है, इस कारण से अगर आप पृथ्वी पे 10 फीट उछलते हो तो यहाँ पर लगभग आप 60 फीट के आसपास उछल पाओगे। टेम्परेचर की बात करें तो लगभग आपका -173 डिग्री सेल्सियस रात में होता है और दिन में 127 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म, पृथ्वी के मुकाबले गर्म और ठंडा भी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी बनावट लगभग आपका पृथ्वी के जैसा ही है। यहाँ पर भी आपको एक लिथोस्फीयर वगैरह मिल जाएगा और हमारे इसरो का यानी भारत का जो चंद्रयान 1 था उसने यहाँ पर पानी भी खोजा है दोस्तों। तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, ये लगभग आपका साढ़े 27 दिन में आपकी पृथ्वी के एक चक्कर लगा लेता है और एक घूर्णन जो है लगभग आपका 24 घंटे में ही लगाता है। इस कारण से हम जो है हमेशा अम, आपकी चंद्रमा का हमेशा जो है 51% हिस्सा ही देख पाते हैं, बाकी 49% हमेशा ढका रहता है और उसी को हम लोग बोलते हैं डार्क साइड। जो हिस्सा हमको नहीं दिखता उसको हम लोग डार्क साइड का भी नाम देते हैं।
अभी चीन ने भी वहाँ पर एक एक्सपेडिशन भेजी थी, यानी एक खोज भेजा था, जिसको हम लोग चैंगी 4 नाम से वो आपका यान था। तो आप याद रखिएगा। हमारे इसरो ने भी प्रयास किया था चंद्रयान 2 में, जिसमें हम बिल्कुल लगभग वो मिशन सक्सेसफुल रहा था। हम बस उतरने से 100 फीट ऊपर थे और हमारा जो है कनेक्शन छूट गया था, जिसके कारण हम लोग जो है वहाँ पर नहीं कर पाए। बाकी स्ट्राइड बेल्ट के बारे में हमने काफ़ी आपको पहले की वीडियोज़ में बता रखी है, तो आप चाहें तो उसको रोक करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, बट आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी, एग्जाम पर्पज़ से भी और आपके नॉलेज पर्पज़ से भी। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पर्यावरण का ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और सार्वजनिक संपत्ति का बिल्कुल सुरक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।